वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 36 है। सीरीज यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए चल रही है। हिस्ट्री इसमें अपनी चल रही है, तो उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक कल हो गया था। ठीक है, एनसीईआरटी की किताबों से ही बनाए जा रहे हैं ये प्रश्न। टॉपिक का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, दो दो टॉपिक को इसमें कवर करेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट के कुछ प्रश्न होंगे और दूसरा होगा हिस्ट्री में ही उपनिवेशवाद और देहात। टॉपिक का नाम है। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं। 149 के लिए, पूरे साल के लिए हैं। 149 में पूरे साल के लिए इतना कम इसलिए है ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकें। इसका जो एमआरपी है वो 299 है, तो करंटली इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में मुट्ठी भर अल्पसंख्यकों के विचारों का प्रतिनिधित्व किया। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत में मुट्ठी भर अल्पसंख्यकों के विचार का प्रतिनिधित्व किया। किसका है ये कथन? लॉर्ड कॉर्नवालिस का, लॉर्ड कर्जन का, लॉर्ड रिपन का, लॉर्ड डफरिन का? ये कुछ कथन एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, किताबों में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये कथन किसके हैं? एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। लॉर्ड डफरिन का एक कथन है, ए है इसका आंसर। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सभी को पता होगा 1885 में हुई थी। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था वो। लॉर्ड रिपन के बाद 1884 में लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय के रूप में आया और यह पंक्ति लॉर्ड डफरिन द्वारा कही गई। कांग्रेस जनता के एक अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या कम है। अन्य व्यक्तियों द्वारा कुछ कहे गए कथन हैं, उनको याद रखिएगा। जैसे कि बहुत पूछा गया ये वाला कथन लॉर्ड कर्जन का, कांग्रेस अपनी मृत्यु की ओर घड़ी की सुइयों की गिनती कर रही है। भारत में रहने के दौरान मेरी सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है प्रश्न। और कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये कथन है बंकिम चंद्र चटर्जी का। अगर हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टरटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। तो एनसीईआरटी की किताबों की लाइन है, इनको उठाकर प्रश्न बन जाते हैं। किसके कथन है ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं 149 में पूरे साल के लिए। एक और कथन है, कांग्रेस के द्वारा आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। ये कथन है अश्वनी कुमार दत्त का। और कांग्रेस एक याचना संस्था है, ये कथन है बिपिन चंद्र पाल का। बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रम की कल्पना किसके द्वारा की गई थी? अरविंद घोष के द्वारा। देखिए, स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो यह 1905 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के साथ शुरू हुआ और 1911 तक जारी रहा। यह पूर्व गांधीवादी आंदोलन का सबसे सफल आंदोलन था। इसके मुख्य वास्तुकार अरविंद घोष थे। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के सिटी हॉल में एक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया, जहां लिवरपूल से मैनचेस्टर के कपड़े और नमक के उपयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन है यहाँ पर। महात्मा गांधी ने स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे। देखिए, महात्मा गांधी नहीं बल्कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। और तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे। गलत हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। तो गांधी जी की जगह तिलक होगा। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा है। उन्हें लोकमान्य की मानद उपाधि भी मिली, जिसका अर्थ है कि लोगों को उनके नायक के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। उनका मराठी भाषा में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं प्राप्त करूंगा या लेकर रहूंगा लिखा है किसी किसी बुक में। ठीक है, प्रमुख नारा है, प्रसिद्ध नारा है उनका। बाल गंगाधर तिलक के बचपन का नाम केशव गंगाधर तिलक था। वह भारतीय राष्ट्रीय
वादी शिक्षक और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। तिलक जो है वो लाल बाल पाल की तिकड़ी में से एक थे। लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र के अभियुक्तों के बचाव के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई? किसकी लिखा है ये? गोविंद बल्लभ पंत की। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, गोविंद बल्लभ पंत को कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और काकोरी मामले में शामिल अन्य क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया था। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र एक राजनीतिक डकैती थी। यह घटना छोटे शहर काकोरी में हुई थी, जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से केवल 16 किलोमीटर दूर था। ये काकोरी स्थान। डकैती का आयोजन क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA ने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में किया था। अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद आदि क्रांतिकारी इससे जुड़े थे। ये सारे बुलेट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस नाटक में किसानों की नील विद्रोह की स्थिति को चित्रित किया गया है? नील दर्पण, नील विद्रोह, नील दर्पण, नील आकाश। नील दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, नील विद्रोह जो है बंगाल में 1859 और 60 में हुआ। यह किसानों द्वारा ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ विद्रोह था, जिन्होंने उन्हें उन शर्तों के तहत नील उगाने के लिए मजबूर किया था जो किसानों के प्रति प्रतिकूल थे। प्रतिकूल जो है वो अनुकूल का विलोम होता है। 1858-59 में लिखे गए दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में नील विद्रोह के किसानों की स्थिति को सटीक रूप से चित्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने पहली बार निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय की पहल की थी? किस वायसराय ने पहली बार निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की थी? लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है इसको। डी है इसका आंसर। देखिए, लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे जिन्होंने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की। स्थानीय सरकार गांव और जिला स्तर पर सरकार है। वर्ष 1992 में भारत के संविधान में 74वां संशोधन हुआ, जिसने नगरपालिका स्थानीय सरकारों को संवैधानिक वैधता प्रदान की। कंटिन्यू करेंगे हिस्ट्री ही। टॉपिक का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। तो ऊपर प्रश्न थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के, कवर हो गए हैं वो। स्थायी बंदोबस्त पर आ जाइए। स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, कुछ नाम है जैसे कि स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था। ये एक ही व्यवस्था के तीन अलग अलग नाम हैं, ठीक है। और लॉर्ड कार्नोवालिस के समय में हुए, ये याद रखना इस चीज़ को। तो 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तब वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे। भारत में रह रहे अंग्रेजों के लिए भू राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था। स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। देखिए, स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी बंदोबस्त, ये एक ही व्यवस्था के तीन नाम है, तो करेक्ट है। भारत में रह रहे अंग्रेजों के लिए भू राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था, बिल्कुल था। वॉरेन हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस होना चाहिए। 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तब वॉरेन हेस्टिंग नहीं बल्कि लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। तो गलत हो गया पहला वाला, यहाँ पर दूसरा और तीसरा ही केवल सही है। सी है इसका आंसर। कोई भी ऐसा नहीं है इसमें विकल्प जो 1 2 3 उपरोक्त सभी को सही करता हो। 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तब लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे, न कि वॉरेन हेस्टिंग। भारत में अंग्रेजों के लिए भू राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था। स्थायी बंदोबस्त ऐसी ही एक भू राजस्व व्यवस्था थी जो आय का प्रमुख स्रोत थे अंग्रेजों के लिए। इसे पहले बंगाल में और बिहार में पेश किया गया और बाद में इसे मद्रास में और वाराणसी में पेश किया गया। इसे किसे? स्थायी बंदोबस्त को। स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 पर अजय, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय के बारे में निम्नलिखित कथन किस गवर्नर जनरल या वायसराय के बारे में है?
1793 में कानूनों को संहिताबद्ध करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं वो। उन्होंने जिला न्यायाधीशों का पद सृजित किया। उन्होंने भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्हें भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। देखिए, भारत में सिविल सेवा का जनक या पुलिस सेवा का जनक कुछ भी पूछ ले तो उसका उत्तर कॉर्नवालिस है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बी है इसका आंसर। स्थानीय सुशासन का पिता रिपन है। भारत में सिविल सेवा का जनक, पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस है। जिला न्यायाधीशों का पद सृजित किया कॉर्नवालिस ने ही। तीसरा, आंग्ल मैसूर युद्ध और श्रीरंगपत्तनम की संधि कॉर्नवालिस के समय में। 1793 में कानूनों को संहिताबद्ध करने वाला पहला व्यक्ति कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। किसने 1773 में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की? वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, और उन्होंने प्रशासन की दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिया। उन्होंने 1793 में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इन्हीं के समय में। 1774 में रोहिल्ला युद्ध इन्हीं के समय में। ठीक है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 1774 में, इन्हीं के समय में। ठीक है। 73 के एक्ट के तहत 74 में की गई थी। लेकिन अगर ऑप्शंस में 1773 है तो 1773 ही करेक्ट होगा, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, और किया भी गया है करेक्ट। ठीक है। कई प्रश्न ऐसे होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस उनका आंसर दिया जाता है, भले ही सही आंसर कुछ भी हो। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की वॉरेन हेस्टिंग का समय है। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 जो सलवाई की संधि के साथ समाप्त हो गया, वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 मंगलौर की संधि के साथ जो समाप्त हो गया, वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल है। सब कुछ वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। पहला चार्टर एक्ट किसने पेश किया था? एक एक चार्टर के बीच में 20-20 साल का गैप है। सर जॉन शोर ने। बी है इसका आंसर। सर जॉन शोर 1793 में पहला चार्टर पेश किया। वह अपनी गैर हस्तक्षेप की नीति के लिए प्रसिद्ध थे, सर जॉन शोर। खरदा का युद्ध 1795 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अंग्रेजों के द्वारा स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्यों लागू की थी अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था? ये एक ही व्यवस्था के तीन अलग अलग नाम है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम याद रखिएगा। देखिए, बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी तथा खेती की पैदावार निरंतर घट रही थी। क्या ये एक कारण था? इस व्यवस्था द्वारा राजस्व मांग की दरों को स्थायी करना था। अंग्रेजों का मानना था कि इस व्यवस्था से एक ऐसा वर्ग उत्पन्न होगा जिसके पास कृषि में निवेश करने के लिए पूंजी और उद्यम होगा। उपरोक्त कारणों में से कौन से इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के लिए जिम्मेदार थे? इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था के ये तीनों कारण थे। डी है इसका आंसर लागू करने के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। अंग्रेजों द्वारा इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के लिए उपरोक्त सभी कारण जिम्मेदार थे। पढ़ें क्या इन्हें अब, ये पढ़ लोगे? देखिए, ब्रिटिश अधिकारी आशा करते थे कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने से वे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी जो बंगाल विजय के समय उत्पन्न हुई। 1770 के दशक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी। बार बार अकाल पड़े तथा खेती की पैदावार घटती गई। अंग्रेजों ने कृषि में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए इस्तमरारी बंदोबस्त का चुनाव किया। उनके अनुसार यदि सरकार राजस्व की मांग स्थायी रूप से निर्धारित कर दे तो कंपनी को नियमित राजस्व मिलेगा, ऐसा सोचते थे वो। और जमींदार भी अपने पूंजी निवेश से लाभ कमाने की उम्मीद रख सकेंगे क्योंकि लाभ में कंपनी की भागीदारी नहीं थी। अधिकारियों को यह भी आशा थी कि इस व्यवस्था से छोटे किसानों तथा धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में यानी खेती में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। लेकिन ऐसा हो ना सका। असफल हो गई ये व्यवस्था कॉर्नवालिस की।
सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किस या किन भूमि व्यवस्थाओं से था? रेतवाड़ी, महलवाड़ी, स्तमरारी तथा महलवाड़ी दोनों। सूर्यास्त नियम का संबंध है केवल स्तमरारी से, यानी जमींदारी व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। मतलब केवल एक वाला जो होगा वही इसका आंसर होगा। सूर्यास्त नियम का संबंध स्थायी बंदोबस्त अथवा स्तमरारी बंदोबस्त से था। इस नियम के अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्यास्त होने तक जमींदार जो है वो राजस्व का भुगतान नहीं करता तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? सूपा विद्रोह की शुरुआत हुई महाराष्ट्र के पूना, उस समय का पूना, वर्तमान का पुणे। सी है इसका आंसर। देखिए, सूपा आंदोलन की शुरुआत जो है पूना, आधुनिक पुणे जिले से हुई। सूपा एक विपणन केंद्र यानी मंडी था जहां अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। ठीक है। 12 मई 1875 को वहां आसपास के ग्रामीण इलाकों की रैयत यानी किसान इकट्ठा हो गई। उन्होंने साहूकारों के वही खाते जला दिए, अनाज की दुकानें लूट ली और उनके घरों में भी आग लगा दी। ठीक है, यह है घटना। पूना से यह विद्रोह जो है वो अहमदनगर में फैल गया। महाराष्ट्र के 30 से अधिक गांव इससे प्रभावित हुए। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए विद्रोही किसानों के गांव में पुलिस थाने स्थापित किए। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना कब की गई? मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना की गई 1859 में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, वर्ष 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। इसका उद्देश्य दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था जिससे उनकी कंपनी का विकास हो सके। भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा गया जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की दशा में लंकाशायर को कपास की आपूर्ति कर सकता था। अंग्रेजों द्वारा परिसीमन कानून कब पारित किया गया था? अंग्रेजों ने परिसीमन कानून को पारित किया था 1859 में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, रैयतों द्वारा ऋणदाताओं की धोखाधड़ी की शिकायतों के कारण 1859 में अंग्रेजों द्वारा परिसीमन कानून पारित किया गया जिसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्तक्षेप ऋणपत्र केवल 3 वर्षों के लिए मान्य होगा। इस्तमरारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है, कौन सा इसमें सही होगा? यह व्यवस्था कार्नवालिस के समय बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में लागू की गई। इसमें राजस्व एकत्र करने का अधिकार नीलामी द्वारा प्रदान किया जाता था। जमींदार को भूमि के स्थायी अधिकार प्रदान किए गए थे। देखिए, इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था है। स्थायी बंदोबस्त में जो जमींदार है वो बीच का है, बिचौलिया है। भूमि के स्थायी अधिकार जो पक्के राइट्स हैं वो कंपनी के पास ही हैं। ठीक है, कंपनी के पास है स्थायी अधिकार। बीच में बिचौलिया जमींदार है। ठीक है, ये इसको बोल रहा है और जमींदार किसको बोल रहा है? किसान को। ठीक है, मेनली किसानों का, किसानों की स्थिति किसान नहीं बल्कि काश्तकार की रह गई है स्थायी बंदोबस्त में। ये दोनों मिलकर इसका शोषण कर रहे हैं किसान का। तो गलत है यहाँ पर तीसरा वाला, पहला और दूसरा सही है, केवल 1 और 2 ए है इसका आंसर। इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 में बंगाल में उसके आसपास के क्षेत्रों में लागू की गई। उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। राजस्व एकत्र करने का अधिकार नीलामी व्यवस्था के तहत दिया जाता था। जो अधिक ऊंची बोली लगाता उसे ही राजस्व एकत्र करने का अधिकार दे दिया जाता, यानी उसको जमींदार बना दिया जाता। कंपनी कंपनी जो है समस्त संपदा कुल राजस्व का निर्धारण करती थी। उसके बाद जमींदार यह निर्धारित करता था कि भिन्न भिन्न गांवों से कितनी राशि एकत्र करनी है। ठीक है, अपना प्रॉफिट निकालने के लिए। जमींदार अब गांव की जमीन का स्थायी स्वामी नहीं था बल्कि वह राज्य का समाहर्ता था, यानी संग्राहक मात्र कह लो। तो तीसरा वाला गलत है। वास्तविक अधिकार या स्थायी अधिकार किसके पास है? कंपनी के पास है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आज इस्तमरारी बंदोबस्त की असफलता के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ठीक है, तो इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त असफल हो गया। इनमें से कौन से कारक इस्तमरारी बंदोबस्त की असफलता के लिए जिम्मेदार हैं?
ऊंची राजस्व मांग, असमान राजस्व निर्धारण, जमींदार को सीमित अधिकार हैं, जमींदारों की किसानों के प्रति सहानुभूति। अगर जमींदार किसानों के प्रति सहानुभूति रखता तो इस्तमरारी बंदोबस्त सफल ना हो जाते। किसान और कंपनी दोनों ही, यानी अंग्रेज और जमींदार दोनों ही शोषण कर रहे थे किसानों का, तो ये तो गलत है। ऊंची राजस्व मांग थी, असमान राजस्व निर्धारण, जमींदारों को सीमित अधिकार थे। ये तीनों के तीनों हैं 1 2 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चौथा वाला नहीं हो सकता। तो पहला वाला करेक्ट है। कंपनी ने राजस्व की दरों को ऊंचे स्तर पर रखा था। इसके लिए दलील दी गई कि ज्यों ज्यों कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी और कीमतें बढ़ेंगी, जमींदारों का बोझ कम होता जाएगा। दूसरा वाला भी सही है, राजस्व निर्धारण असमान था। फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व की निर्धारित राशि एक निश्चित समय में दी जाएगी और राजस्व ना चुकाया गया तो जमींदार नीलाम कर दी जाएगी। जमींदारी जो है वो नीलाम कर दी जाएगी, मतलब एक व्यक्ति से हटाकर किसी और व्यक्ति को जमींदार बना दिया जाएगा। कंपनी जो है वो जमींदारों को अपने अधीन रखती थी, इसलिए उन्हें सीमित अधिकार प्रदान किए गए। इसके लिए जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया। जमींदारों से न्याय और स्थानीय पुलिस व्यवस्था की शक्ति को समाप्त कर उसे कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया। ठीक है, और आज भी कलेक्टर के हाथों में सब कुछ। जमींदार वर्ग की किसानों से सहानुभूति के उदाहरण देखने को नहीं मिलते। जमींदार और ब्रिटिश सरकार दोनों ही किसानों का शोषण करते थे। निम्नलिखित में से किसको अमला कहा जाता था? अमला जो है जमींदार का अधिकारी होता था, ठीक है, जो राजस्व एकत्र करता था उसके कहने पर। बी है इसका आंसर। मतलब ये काम वो खुद भी नहीं करता था जमींदार, उसके लिए उसने अमला रख रखा था। तो अमला जमींदार का अधिकारी होता था जो राजस्व एकत्र करता था। जोतदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जोतदार धनी किसानों का वर्ग था। यह जमींदारों की राजस्व वसूलने में सहायता करता था। जमींदारों की राजस्व वसूलने में सहायता तो अमला कर रहा है ना, जोतदार थोड़ी। गलत है दूसरा वाला। देखिए, बंगाल में धनी किसानों को कहा जाता था जोतदार। ये लोग बड़े बड़े रकबे यानी भूमि पर फैले होते थे। उनका स्थानीय व्यापार और साहूकारों के कारोबार पर भी नियंत्रण होता था। जोतदार जमींदारों की शक्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली वर्ग था। ये गांव में ही रहते थे, जिसके कारण ग्रामवासियों पर इनका सीधा प्रभाव पड़ता था। ये लोग जमींदारों द्वारा गांव की जमा यानी लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का प्रतिरोध करते थे। तो दूसरा वाला गलत है। पहाड़िया जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ये राजमहल की पहाड़ियों में निवास करते थे। ये झूम खेती करते थे। जमींदार और व्यापारी इन्हें नियमित रूप से कर अदा करते थे। इनको कर अदा करते थे, इनसे कर लेते थे। इनको ही कर अदा करते थे, ठीक है, क्योंकि जंगल वंगल साफ करके ये खेती योग्य बना देते थे उसको। करेक्ट है, तीनों के तीनों डी है इसका आंसर। और इनके इलाकों से गुजरते थे तो टैक्स दे देते थे उल्टा। तो सारे के सारे सही हैं। पहाड़िया लोग राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। ये झूम खेती करते थे। झूम खेती पता ही होगा क्या होती है, ठीक है। कर्तन दहन कृषि भी उसको बोलते हैं। पर्यावरण की शत्रु है झूम खेती। भारत में नॉर्थ ईस्ट में की जाती है। छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में, झारखंड में, बिहार में भी की जाती है। देखिए, ये लोग बचने के लिए महुआ के फूल एकत्रित करते थे। इसके अतिरिक्त रेशम के कोया और राल तथा काठ कोयला बनाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। ये लोग कौन? पहाड़िया लोग, जो रहा करते थे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द। इनके मुखिया अपने समूह में एकता बनाए रखते थे और आपसी झगड़ों को निपटाते थे। मैदान में रहने वाले जमींदार अपने तंत्र की व्यवस्था बनाए रखने और व्यापारी इनके इलाकों से सुरक्षित आगमन के लिए पथ कर यानी रोड टैक्स नियमित रूप से देते थे। तो टैक्स देते थे इनको, पहाड़िया लोगों को। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। अंग्रेजों द्वारा संथालों को राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में बसाने
संबंधी कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, अंग्रेजों ने संथाल जो कि एक जनजाति लोग थे, उनको राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में बसाया। क्यों बसाया? ये लोग झूम खेती का प्रयोग कर जंगल साफ करते थे, वही काम करते थे जो पहाड़िया जनजाति कर रही है। आरंभ में संथाल ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार थे। तो ये दोनों कारण हैं, इन्हीं कारणों के चलते राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में बसाया संथालों को अंग्रेजों ने। करेक्ट है, दोनों के दोनों सी है स्टेटमेंट। हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो कुछ समय बाद ये संथाल जो जनजाति है, ये विद्रोह छेड़ देगी अंग्रेजों के खिलाफ। अंततः अंग्रेज इनको दबा देंगे, इनके विद्रोह को। देखिए, जब ब्रिटिश सरकार पहाड़िया जनजाति को अपने नियंत्रण में नहीं कर पाई तो राजमहल पहाड़ी के आसपास के जंगलों को साफ करके खेती योग्य बनाने के लिए संथालों को जमीनें देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार किया अंग्रेजों ने। ये लोग हल का प्रयोग कर पहाड़ी भूमि को पूरी ताकत लगाकर खेती योग्य बनाते थे। शुरू में संथाल खानाबदोश जीवन जीते थे, परंतु जब वे एक जगह पर बस गए तो कई तरह की वाणिज्यिक खेती करने लगे और व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन करने लगे। अंग्रेजों ने उनका उपयोग केवल जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए किया। उनको दी गई जमीन पर शुरू में 10 वर्षों में 10वें भाग को साफ करके खेती करना आवश्यक था। ठीक है, अंग्रेजों ने संथालों को जमीन जो दी थी, तो स्टार्टिंग में 10 वर्षों में 10वें भाग को साफ करके खेती करनी होगी। दामिन ए कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? दामिन ए कोह ये है संथाल परगना। अनुदान में दी गई भूमि, संथालों के देवता, संथालों की धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये संथालों का देवता नहीं है। संथाल परगना। देखिए, अंग्रेजों द्वारा संथालों को जमीनें देकर राजमहल पहाड़ी की तलहटी में बसने के लिए तैयार किया गया। जमीन के बड़े भाग को दामिन ए कोह यानी संथाल परगना के रूप में सीमांकित किया गया। इसे संथालों की भूमि घोषित किया गया। उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी और स्थायी किसान बनना था। संथालों को दी गई भूमि के अनुदान पत्र में यह कहा गया कि दी गई भूमि के 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना है। संथालों द्वारा दिकू शब्द प्रयोग किसके लिए किया गया था? साहूकारों के लिए। शिल्पी वर्ग नहीं है, अंग्रेजी सरकार नहीं है, किसान नहीं है। देखिए, दिकू शब्द संथालों द्वारा साहूकारों के लिए प्रयुक्त किया जाता था, जो ऋण पर ऊंची ब्याज दर लगाते थे और कर्ज ना अदा किए जाने पर उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते थे। अब एक ये प्रश्न है, ये एनडीए 2020 में पूछा जा चुका है। राजमहल क्षेत्र में दामिन कोह क्या था? क्या था? भूमि का एक बड़ा सीमांकित क्षेत्र जिसे संथालों की भूमि घोषित किया गया, यही है दामिन कोह। देखिए, राजमहल क्षेत्र में दामिन ए कोह भूमि का एक बड़ा क्षेत्र था जिसे संथालों की भूमि घोषित किया गया था। दामिन ए कोह झारखंड में साहेबगंज, पाकुड़ और गोड़ा जिलों के क्षेत्र में है। रैयतवाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह राजस्व प्रणाली बंबई में लागू की गई। इसमें राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी। हर 10 वर्ष बाद राजस्व पुनः निर्धारित कर राजस्व की दर बढ़ा दी जाती थी, हर 30 वर्ष बाद। करेक्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। ठीक है, तो तीनों करेक्ट हैं, पढ़ लीजिएगा इसको। जो राजस्व प्रणाली बंबई दक्कन में लागू की गई उसे रैयतवाड़ी कहा जाता है। इसके अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी।
और हर 30 वर्ष बाद जमीन का सर्वेक्षण पुनः किया जाता था तथा राजस्व की दर तदनुसार बढ़ा दी जाती थी। काफ़ी बड़ा टेस्ट हो गया है ये, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, स्टेटमेंट बहुत बड़े बड़े हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन भी बड़ी है, लेकिन क्या करें, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 अंतिम प्रश्न है ये। क्या कारण था या थे कि इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल में लागू करने के बाद विरले ही किसी दूसरे क्षेत्र में लागू किया गया? असफल हो गया था ना ये तो, इसने किसी दूसरे क्षेत्रों में, ठीक है, गिने चुने ही लागू किया गया, वरना नहीं किया गया। 1810 के बाद उपज के मूल्य में वृद्धि हुई, क्या ये कारण हो सकता है? बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हुआ जिसमें अंग्रेजों की कोई हिस्सेदारी नहीं थी, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज एक निर्धारित राशि जमींदारों से लेते थे, लेकिन जमींदार का तो मन है कितना भी वसूले वो किसान से, उसका शोषण करके वो एक्स्ट्रा वसूलेगा, वो चीज़ उसको तो मिलेगी नहीं, अंग्रेजों को या कंपनी को तो मिलेगी नहीं। तो बिल्कुल ये भी कारण था, ये भी कारण था, दोनों के दोनों सही है ये। तीसरा क्या है, इस व्यवस्था के विरोध में बंगाल में कृषि विद्रोह की शुरुआत हो गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, गलत है यहाँ पर डी, मतलब गलत है यहाँ पर तीन, जहाँ जहाँ तीन है उसको हटा दीजिए, केवल एक और दो, ए है इसका आंसर। इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल में लागू करने के बाद विरले ही किसी क्षेत्र में लागू किया गया। इसका कारण यह था कि 1810 के बाद खेती की कीमतें बढ़ गईं, जिससे उपज के मूल्य में वृद्धि हुई और बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हुआ। चूंकि राजस्व की मांग इस्तमरारी बंदोबस्त के तहत तय की गई थी, इसलिए औपनिवेशिक सरकार को अपने भू राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने के तरीकों पर विचार करना पड़ा। इसलिए 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन में शामिल किए गए प्रदेशों में राजस्व बंदोबस्त किए गए। तो करेक्ट है दूसरा और पहला दोनों। इस व्यवस्था के विरोध में बंगाल में कृषि विद्रोह की शुरुआत के उदाहरण नहीं मिलते हैं, तो गलत है ऊपर तीसरा वाला। देखिए 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, की प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। आर ओ ए आर ओ और पी सी एस दोनों के लिए हेल्पफुल होंगे। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो आप 149 में पूरे साल के लिए। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके